तो दोस्तों कुरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपीएसआई प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई तो आपको किस लेवल तक डीप में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। और ऑलरेडी मैं यहाँ से 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें कि एक मैंने 19th की सेकंड शिफ्ट जो कि मेरी शिफ्ट थी वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है और दूसरी मैंने 16th की फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम 16th की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में मैं 17, 18, 19, 20, 21 17 से 21 तक के डे वाइज़ मतलब कि उसमें मैं क्या करूँगा कि 2 शिफ्ट के एक साथ एक वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट करूँगा। इससे क्या होगा आपका कि 5 दिन में या फिर 5 वीडियो में आपके पूरे क्वेश्चन हिस्ट्री से कंप्लीट हो जाएँगे। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगा फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे जिससे आपका हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट में एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना डीप तक मेंस के लिए तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसका जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका यूपीएससी पैटर्न था या नहीं। प्लस हम मैं आपके लिए सोर्स बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सोर्स पढ़ने ना पड़े, उनकी व्यवस्था मैं करूँगा आपके लिए। बहुत कम शब्दों में या फिर बहुत कम पेजेज़ में आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर एक मैं एलिमिनेशन मेथड आपके लिए बताने वाला हूँ कि एलिमिनेशन मेथड कैसे आपको यूज़ करनी है। उसमें नॉलेज प्लस कॉमन सेंस, के फॉर नॉलेज एंड सी एस फॉर कॉमन सेंस, इन दोनों का यूज़ करके आप एलिमिनेशन मेथड अपनी बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस सीखेंगे, एक अटेम्प्ट करने की कला सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए, सबसे पहले अगर आपने मुझे जॉइन नहीं किया है तो आप मुझे जॉइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको वीकली टारगेट्स, वीकली टेस्ट सीरीज, नोट्स प्लस पीडीएफ सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं है। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है और बस मोटिवेट करना है कि मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाता रहूँ। और एमपीएसआई मेंस की तैयारी वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं अगले सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वाजपेयी और राजसूय का अर्थ क्या है? तो भाई हम सभी को बचपन से पता है कि ये जो राजसूय या फिर वाजपेयी, ये दोनों क्या होते थे, पहले यज्ञ हुआ करते थे, जो कि अनुष्ठान होते थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ईज़िली हम इसको पकड़ पा रहे हैं कि राजाओं द्वारा किए गए अनुष्ठान यज्ञ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसका मुझे सोर्स चाहिए है तो ये एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि राजसूय यज्ञ हुआ था, राजसूय और अश्वमेध जो यज्ञ होते थे, इनको कराया जाता था राजाओं के द्वारा। ये किस लिए होते थे? परफॉर्म्ड बाय चीफ एंड किंग हू डिपेंड्स ऑन ब्राह्मण्स प्रीस्ट टू कंडक्ट द रिचुअल्स। तो यहाँ पर हमने सोर्स देख लिया कि कहाँ से पूछा, ये एनसीईआरटी से। तो क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है? मैंने बोला नहीं पढ़नी है। आपको अगर आपके पास एनसीईआरटी है और आपने पहले कभी एनसीईआरटी को पढ़ा है, तब आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी को प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं उन सभी कैंडिडेट के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो जिनके पास ये सब कंटेंट नहीं है या फिर जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब आपको लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये टेबल्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ से मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन थे और लगभग हर शिफ्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें क्या था, एक टेबल दे दी, दूसरी टेबल दे दी, अब आपको क्या करना था, उनको मैच करना था। तो ऐसी क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एलिमिनेशन मेथड काम होती करती है, प्लस कॉमन सेंस काम करता है, प्लस नॉलेज। तो मैं सबसे पहले नॉलेज का यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे पता है कि कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है। जब मुझे ये पता चल जाता है कि कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है, तो मैं सी को 1 से क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। सी 1 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखिए, अब मैंने पहले नॉलेज यूज़ किया, मुझे पता था कि कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है। बिहार के बहुत प्रमुख इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ये, काफ़ी एज्ड थे और मुझे इनके बारे में पता था। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों ही ऑप्शन में सेम है? हाँ, यहाँ पर सी का 1 मतलब मुझे सी पढ़ना ही नहीं है। नहीं, ये तो हमने ये किया है, हमें ये देखना है कि कौन-सा और सेम है। तो ए का 3 है, मतलब मुझे ए नहीं पढ़ना है। अब मुझे ए नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में अगर मैं पढ़ूँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं पढ़ूँगा बी और डी को पढ़ूँगा। बी देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, बेगम हज़रत महल के बारे में बताना है हमको, वो अवध से संबंधित थी। 2 पढ़िए, उन्होंने अपने पुत्र ब्रजेश कादिर को क्या किया, अवध का नवाब घोषित किया। अब डी पढ़िए आप, क्योंकि डी रह गया हमारा, डी पढ़िए ब्रजेश कादिर। यहाँ पर ब्रजेश कादिर के बारे में इन्होंने बताया, तो कॉमन सेंस यही बोलता है कि बी का केवल 2 ही हो सकता है, बी का 4 नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस।
यहाँ पर मुझे नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि मुझे एक ऑप्शन तो पढ़ना ही नहीं पड़ा और मेंस जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पर टाइम की कमी होती है, आपको कम से कम चीज़ें पढ़नी हैं एग्ज़ाम हॉल में। इससे क्या होगा आप जो टफ क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा टाइम दे पाएँगे। तो ये होती है कॉमन सेंस प्लस नॉलेज इज़ इक्वल टू एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज़ होगी, लेकिन आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही फंडा यूज़ होगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी काम करेगी। अब यहाँ पर मुझे पता है काकोरी षड्यंत्र का संबंध रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां के साथ में है। जैसे ही मुझे एक का सी पता चला, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक का सी है और यहाँ पर भी एक का सी है। इसमें नहीं है मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब मुझे इनमें से उस ऑप्शन को देखना है जिसमें दोनों में सेम है। 4 का बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। मतलब मुझे 4 तो कभी पढ़ना ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में 4 मैं कभी नहीं पढ़ूँगा। मैं पढ़ूँगा 2 और 3। दूसरा पढ़िए आप, चटगाँव शस्त्रागार पर छापा। ये जो सूर्यसेन व्यक्ति हैं इनको मास्टरदा कहा जाता था, मास्टरदा। पश्चिम बंगाल से संबंधित थे और इनको क्या कहा जाता था, मास्टरदा। तो आपको जैसे ही पता चला कि चटगाँव शस्त्रागार का परछापा डी है मतलब 2 का डी होगा तो बस आंसर एलिमिनेट हो गया। सी ये डी इसका सही आंसर होगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डी का क्या है, 2 का डी होना था, लेकिन यहाँ पर 2 का ये है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमने किया क्या है, हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज़ की है प्लस थोड़ा-सा नॉलेज, प्लस थोड़ा-सा कॉमन सेंस। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, इन दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है, मतलब अगर आपके पास नॉलेज भी है, कॉमन सेंस भी है, तो आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से। मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे एनसीईआरटी ये देखिए, अंग्रेजी शब्द सूफीवाद या फिर सूफिज़्म कब बनाया गया था? अब यहाँ पर पढ़िए आप, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है। सूफिज़्म एन इज़ एन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। अब यहाँ से वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से उठाया गया है। देखिए कॉइन्ड भी यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर वो डेराइव्ड भी डाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या डाला है इन्होंने? कॉइन्ड मतलब सीधा का सीधा यहीं से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है और डाल दिया है। क्योंकि आपको ये नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जितनी भी एनसीईआरटी में इस टाइप की टेबल्स हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उनकी मैं स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ पे कर दूंगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, सपोर्ट करना है और बस मुझे ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर। मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गदर। अब देखिए गदर आंदोलन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 1914 के आसपास ये डेवलप हुआ। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक थे, मतलब संस्थापकों में से एक थे और दूसरे प्रमुख व्यक्ति इस आंदोलन में थे लाला हरदयाल हरदयाल सर जी थे। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और नाम आप पढ़ते हैं गुरदित्ता सिंह। गुरदित्ता सिंह, गुरदित्ता सिंह कौन थे? आपने एक केस नाम, एक जहाज का नाम सुना होगा, कामागाटा मारू। तो ये जो गुरदित्ता सिंह थे ये कौन थे? ये कामागाटा मारू एक ऐसा जहाज था उससे संबंधित थे और इस केस को आपने लूसेंट में भी पढ़ा होगा शायद, और शायद एनसीईआरटी में भी और स्पेक्ट्रम में भी इसको दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कौन सा सही नहीं बताना है आपको। पहला देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों मुख्यतः पंजाबी सिखों का, एकदम सही, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। पंजाबी सिख थे जो कि यूएस और कनाडा में फैले हुए थे। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए, इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी साम्राज्य के सहयोग से सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, ये देखिए 1914 के आसपास की बात है, ठीक है? तो ये उसी टाइम की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध चालू था। प्रथम विश्व युद्ध चालू था इसका मतलब है दूसरा भी सही है और उन्होंने कोशिश भी की थी, मतलब जो लाला हरदयाल थे कुछ टाइम के लिए कहाँ पर गए थे? जर्मनी भी गए थे, तो उनका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा पढ़िए, जब आंदोलन 1915 में, यह आंदोलन 1915 में पूरे भारत में व्यापक विद्रोह भड़काने में अपने तत्कालिक उद्देश्य में सफल रहा। ये भी एकदम सही है। इसका मतलब तीनों सही हैं। पूछा गया है सही नहीं है, इसका मतलब है इनमें से कोई भी सही नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि सभी सही हैं। इन्होंने पूछा है सभी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था, ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, बुद्ध काल से संबंधित जो वास्तुकला है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी को पता होगा स्तूपा थे। स्तूपाज़ में जो स्तूप के बाहर गेट हुआ करता था उसको तोरण द्वार कहा जाता था। अब ये जो तोरण द्वार था ये अलग-अलग प्रकार से इसमें विकास हुआ है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विकास जब भी होगा तो वो 0 से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पर आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यह प्रारंभिक स्तूपों में एक कार्यात्मक
लकड़ी के द्वार के रूप में उत्पन्न हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, कभी लकड़ी से बना होगा द्वार, उसके बाद पत्थर में, और उसके बाद सजावटी तत्व अंततः मंदिर की दीवारों पर स्वतंत्र स्थापत्य अलंकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ। एकदम सही। कभी भी जब भी किसी भी चीज़ का विकास होगा तो वो चरणों में होगा, अलग-अलग चरणों में। पहले लकड़ी, फिर पत्थर, क्योंकि लकड़ी सबसे ईज़िली अवेलेबल होती है तो लकड़ी से चीज़ें बनती हैं, फिर बनती हैं पत्थर से, और उसके बाद उसमें कलाकृतियाँ जोड़ दिया जाती हैं। जैसे कि सांची का स्तूप अगर आपने देखा होगा, तो उसमें जो सांची का तोरण द्वार है, फ़ोटो में तो देखा होगा, सीधे सामने से नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो उसमें जो तोरण द्वार बना है, उसकी जो पट्टियाँ हैं, उसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं चित्रों के माध्यम से। तो ये चीज़ हो जाती है क्या, आपकी विकास के क्रम में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था ये मुझे लगता है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है मुझे आपका। तो इसका आंसर सही होगा ए, और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने बोला है राम राज्य की जो परिकल्पना महात्मा गांधी जी की थी, वो इन तीनों चीज़ों को बताती थी। सामान्य सा स्टेटमेंट है, हमेशा सही होते हैं सामान्य स्टेटमेंट। फिर आप देखिए, अब गांधी जी जब भी कोई बुक लिखेंगे तो अपनी विचारधारा उन बुक्स में क्या करेंगे, डालने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पर यहाँ पर भी वही हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अगर आपने किया है या नहीं, अगर आपकी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है तो इस पे आपको क्या करना चाहिए था, ऑब्जेक्शन ज़रूर करना चाहिए था। ये इसमें पूछा गया है कि किसे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो संस्थापक क्या होता है? किसी भी धर्म या पंथ की जब पहली बार व्याख्या होती है या फिर उसकी स्थापना की जाती है तो संस्थापक कहलाता है। लेकिन महायान बौद्ध संप्रदाय के बारे में ये बात है कि इसकी सीधे एकदम से किसी ने स्थापना नहीं की है। ये क्या हुआ, बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उससे अलग-अलग विचारधाराएँ निकली। उन विचारधाराओं का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकास हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि अब मैं महायान बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ है, इसमें धीरे-धीरे विकास हुआ है। इस विकास के चरणों में से जो लोग जुड़े हुए थे, उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति थे असंग। कौन थे? असंग। इसका मतलब है ये क्वेश्चन गलत है। अगर इन्होंने ये पूछा होता कि किसे बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का से संबंधित माना जाता है, तो इसका आंसर असंग होना चाहिए था। इसके 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे इस महायान धर्म से, जिसमें एक थी नागार्जुन और दूसरे थे हमारे संघ। तो इसमें मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए था, ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अगर ऑब्जेक्शन करते तो हो सकता था कि इसमें आपको मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती। तो अब हालाँकि अब वो पीरियड निकल चुका है, तो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि महायान संप्रदाय का संस्थापक कोई नहीं है। इससे संबंधित 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम नागार्जुन और असंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन है ये। फॉरवर्ड पॉलिसी जिसे अक्सर ये बोलना चाह रहे हैं, पॉलिसी लाई गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि लिटन किस टाइम के संबंध रखते हैं और बहुत ही इनकी आलोचना होती है काफ़ी सारे रीज़न्स की वज़ह से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा सभी स्टेटमेंट में से जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, को आपको क्या करना है, चूज़ करना है। क्योंकि अंग्रेज़ों की हमेशा जो नीतियाँ थीं, वो नकारात्मक थीं, सकारात्मक थी नहीं। तो इसमें आपको थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ लगाना है, तो आप देखेंगे कि पहला नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सुधार की बात की है। सुधार की बात कभी भी अंग्रेज़ नहीं करते थे। दूसरा आप देखेंगे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला जानबूझकर परहेज़ करने की रणनीति। मतलब हस्तक्षेप से परहेज़ करने की रणनीति बिल्कुल नहीं। हमेशा इनकी नीति हस्तक्षेपकारी थी, ना कि हस्तक्षेप से परहेज़ करने की। तीसरा देखिए आप, ये बोल रहे हैं असंरचनात्मक और नौकरशाही एकीकरण, तो ये भी नहीं है इसका सही आंसर। इनका सही आंसर है कि रूस के द्वारा जो इनको डर था कि रूस यहाँ पर अफ़गानिस्तान में क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया था। तो इसका सही आंसर डी होगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 16th की सेकंड शिफ्ट के। अब जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग ना दूँ। डिटेलिंग बहुत कम हम रखेंगे, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँ। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ पूरा कागज़ पर। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस मुझसे जुड़ना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।